गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम सिंह बिस्ट गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। आज हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे, किस किस तरह के हमारे क्वेश्चन कैलेंडर में आते हैं और क्या क्या चीज़ें कैलेंडर में होती हैं। लीप ईयर, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। कैलेंडर को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सामान्य साल और एक होता है हमारा अधिवर्ष लीप ईयर। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा अधिवर्ष। इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं, लीप वर्ष भी बोलते हैं। ठीक। सामान्य साल की हम बात करें, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं, ये आपका 365 दिन का होता है और ये आपका होता है 366 डेज का, 366 दिन का होता है। दूसरी चीज इसमें जो होती है आपका, ये 52 सप्ताह एक दिन, और इसमें जो होता है आपका 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक। अब इसमें तीसरी चीज जो पूछी जाती है, विषम दिन। एक, और इसमें विषम दिनों की संख्या आपकी होती है 2 दिन। ठीक है। बेसिकली ये चीजें होती है हमारे पास। एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हम किसे कहते हैं, जिस वर्ष को हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और लीप ईयर या अधिवर्ष वह वर्ष होता है जिसे जो 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है। इनका जो मेन फैक्टर है चौथा, आपका साधारण वर्ष जो रहेगा उसमें 28 दिन की फरवरी रहेगी भाई, और लीप ईयर या अधिवर्ष में 29 दिन की फरवरी रहेगी आपकी। अगर मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं, साधारण वर्ष मतलब जैसे एग्जांपल लेके चले 903, 1903। अगर 1903 इसमें हम क्या देखते हैं, लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो आपका ये लीप ईयर अधिवर्ष होगा। अगर 2 डिजिट लास्ट की मतलब 2 अंक लास्ट के 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो आपका साधारण वर्ष होगा। जैसे देखो हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 को 16, 3 0, 4 7 28, 2 3, 4 5 20। इसमें आपका कहीं ना कहीं 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है। जहां आपका शेषफल आएगा वो आपका साधारण वर्ष होगा, जहां आपका शेषफल नहीं आएगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए 2004, 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 0 4 एकम 4। इसमें आपका शेषफल नहीं आया और इसमें आपका शेषफल आ रहा है। जहां आपका शेषफल आएगा वो आपका साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष कहलाएगा, और जहां आपका शेषफल रिमाइंडर नहीं आ रहा है वो आपका अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है। ठीक। एक सामान्य सी जानकारी हमारी, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, अधिवर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। विषम दिन का मतलब क्या होता है उस चीज को आप जान लीजिए। विषम दिन का मतलब होता है जब आप टोटल दिनों की संख्या को, जब आप टोटल दिनों की संख्या को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, कितने से, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं हम, 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना हमारा रिमाइंडर रहेगा, जितना हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, वही विषम दिनों की संख्या होती है। अगर 7 से मैं 365 को डिवाइड करता हूं तो एक मेरे पास क्या रहता है, शेष रहता है, रिमाइंडर रहता है।
अगर एक शेष है तो हमें पूछेगा कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो आप एक बोलोगे। और ऐसे ही अगर मैं अधिवर्ष या लीप वर्ष की बात करता हूं तो इसमें अगर मैं 366, आपको पता है एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि इस अधिवर्ष में फरवरी का महीना 29 जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो विषम जो आपका शेषफल होता है 2 बचता है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 2 दिन हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सामान्य साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है और अधिवर्ष या लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो ये एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी आप लोगों की कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पहले चलते हैं एक मंथ को लेके, जैसे जनवरी का महीना होता है। ठीक है, जनवरी के महीने में क्या होता है ध्यान देना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कोई भी मंथ लेके आप चलो, हमारे पास क्या होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं। कोई भी महीना है कोई भी मंथ आप लेके चलो, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, महीने का जो पहला दिन होगा पहली तारीख को, आपका पहली तारीख को कोई भी अगर दिन है, जैसे मैंने कहा 1 जनवरी को आपका मंडे सोमवार है, क्या है 1 जनवरी को आपका सोमवार है, तो आपको जो आपका 1 जनवरी का दिन होगा वही इस जनवरी में कौन कौन सी तारीख को सेम डे रहता है, उसको जरा ध्यान देना, एग्जाम में बहुत बार आपको वो हेल्पफुल होगा। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 1 में प्लस कितना ऐड कर देते हैं हम लोग 7, 8 जनवरी को भी आपका सोमवार ही रहेगा। 8 जनवरी को आपका क्या रहेगा? सोमवार ही रहेगा। ये सोमवार क्यों रहेगा 8 को? क्योंकि हमें पता है कि 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट हो जाता है। सप्ताह में 7वें दिन के बाद जैसे ही हमारा 8वां दिन आता है तो हमारा रिपीट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 + 7 कितना हो जाएगा 8। तो अगर पहली तारीख को जनवरी को सोमवार है तो 8 तारीख को भी जनवरी के क्या होगा? सोमवार ही होगा। ये हर किसी महीने में होता है। इसमें क्या क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान देना। 1, 8, 15, 22, 29, जो महीना आपका 31 जाएगा, ध्यान देना, जो भी मंथ आपका 31 जाएगा उसमें आपको क्या रहेगा? 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख सेम डे रहेगा। या जो महीना आपका 30 जाता है उसमें भी सेम क्या रहता है? यही रहता है, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को सेम डे रहता है। और आपको यह भी पता है कि आपकी फरवरी का महीना 28 भी जा सकता है और 29 भी जा सकता है। 29 कब जाता है? जब आपका वह साल लीप ईयर अधिवर्ष होगा। और 28 कब जाता है? जब आपका साल क्या होगा? सामान्य साल होगा। 28 जाएगा तो यहाँ पर 29 नहीं आएगा, अगर 29 जाएगा तो यहाँ पर 29 आएगा। अब हमेशा याद रखना, किसी भी महीने की पहली तारीख को जो दिन पड़ता है आपका, वही 8वीं तारीख को, वही 15वीं तारीख को, वही 22वीं तारीख को और वही 29 तारीख को पड़ता है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं। ये तो आपका जनवरी फरवरी मार्च कोई भी महीना लेके चलना। जैसे मैं कहता हूं 1 अक्टूबर को सोमवार है, ध्यान देना मेरी बात को। एग्जामिनर ने पूछ दिया कि 29 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अगर आपको सीधे सीधे ये पता है 1, 8, 15, 22 और 29 को सेम डे रिपीट होता है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अक्टूबर को अगर सोमवार है तो 29 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक, जिसको इस चीज की नॉलेज होगी वो तुरंत आंसर मार देगा, जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी वो काउंट करने में रह जाएगा। जैसे आपको पता है कि 1 अक्टूबर को सोमवार है और पूछा गया 29 अक्टूबर कौन सा है, तो जिसको ये चीज पता होगी सीधे सोमवार मारेगा, आगे बढ़ जाएगा, 1 सेकंड या आधे सेकंड में आगे बढ़ गया। जिसको ये चीज पता नहीं होगी क्या करेगा? 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। तो कहेगा अरे 8 को 1 को अगर सोमवार पड़ा है तो 29 को भी सोमवार पड़ेगा ही पड़ेगा।
वो ऐसे काम करेगा। अब जिसको ये भी पता नहीं होगा वो हाथों अंगुलियों में काउंट करेगा। अंगुलियों में काउंट करने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ पे ऐसे अगर ये चीजें तुम्हें मालूम रहेंगी तो जल्दी आप लोग सीख जाओगे। ठीक, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो आपका मंथ के बारे में था कि मंथ में कौन कौन सा दिन क्या क्या होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपको पूछ देगा मार्च के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है। अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया मार्च के महीने में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, मार्च के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो 31, मार्च का महीना 31 आता है, डिवाइड बाय 7, जितना शेष बचेगा वही आपका विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। मार्च के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, मैंने कहा उस महीने में दिनों की संख्या बट्टे 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने का रीजन यही रहता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमेशा दिनों की संख्या को 7 से ही डिवाइड किया जाएगा। हमेशा याद रखना, दिनों की संख्या को किससे डिवाइड किया जाएगा, 7 से डिवाइड किया जाएगा। 7 से हमने डिवाइड किया, शेष पर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 3। जितना रिमाइंडर बचता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। मार्च के महीने में तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर इस तरह से महीने पूछता है तो आप दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करो तो आपका क्या आ जाएगा, विषम दिनों की संख्या पता चल जाएगी आप लोगों को। और इससे एक आसान सा तरीका, जब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, अगर मैंने यहां पर सितंबर पूछ दिया, सितंबर माह के में विषम दिनों की संख्या, कभी कभी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं पता ही नहीं चलता है। कभी कभी एग्जाम में कैसा प्रेशर होता है, प्रेशर ऐसा होता है पहले पहले थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं और बाद में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाए तो वहां पे दिमाग काम नहीं करता है। तो वहां पे क्या करना, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, ये अंगुली की जो ऊंची वाली हाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, जनवरी, गहराई को क्या बोलते हैं, फरवरी। एक दिन करके छोड़ते जाते हैं। जो ऊंची वाली उठी हुई हाइट होती है इस ये 31 दिनों की संख्या को दर्शाता है, और जो गहरा होता है वो 30 दिनों की संख्या को दर्शाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से अगर आप वहां पे भी काउंट करोगे तब भी आपका इसलिए हो जाएगा जिसको वहां पे कुछ नहीं आएगा। अगर जिसको आता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। सितंबर का महीना आपका 30 आएगा। सितंबर का महीना कितना जाएगा, 30। 30/7 कितना हो जाएगा विषम दिनों की संख्या, 2। तो कहेंगे कि सितंबर माह में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। जो मैं आपको ये ऊपरा पार्ट गहरा पार्ट बता रहा हूं, इसमें एक अपवाद क्या होता है, फरवरी का महीना अपवाद होता है। फरवरी का महीना इसलिए अपवाद होता है, फरवरी के महीना आपका क्या जाता है, 28 और 29 जाती है। उसके अलावा इसमें कोई भी अपवाद नहीं रहता है। 11 के 11 महीने आपके क्लियर होते हैं। इसमें एक फरवरी का महीना ऐसा होता है जो अपवाद में रहता है, कभी वो 28 चले जाता है तो कभी 29 चले जाता है। ठीक, ये था आपका मार्च के महीने में विषम दिनों की संख्या। विषम दिन का मतलब ऑड डे, हमेशा याद रखना, विषम दिन का मतलब क्या होता है, ऑड डे। विषम दिनों की संख्या मतलब ऑड डे की संख्या पूछ लेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सितंबर माह में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2, मतलब 2 विषम दिनों की संख्या हो जाएगी आप लोगों की। ठीक, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ के क्या होता है, ध्यान देना। जैसे आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी होगी, अब क्या होगा, ये तो एकदम बेसिक चीज थी। आपको टाइम भी मैनेज करना है। टाइम कैसे मैनेज करोगे आप लोग, वो भी आप लोग को देखना है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, देखो टाइम मैनेज करने के लिए आपने ये ध्यान देना है, जहां आपका देखो अगर आपसे पूछता है कि जून के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, अगर आपको पता है कि जून के महीने में इतने दिन होते हैं तो सीधे सीधे आंसर मारने का तरीका क्या होता है उसको मैं बता रहा हूं। जो महीना आपका 31 जा रहा है, जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें हमेशा आपके विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। 31 महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और जो महीना आपका 30 दिनों का जाता है, जो महीना आपका 30 दिन का जाता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 31 डेज में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और 30 डेज में ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है।
जिसको ये चीजें पता होंगी वो फटाफट आंसर मार देगा। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा नवंबर के माह में विषम दिनों की संख्या कितनी है, अब जिसको पता है भाई नवंबर का 30 दिन का महीना जाता है वो सीधे 2 आंसर मार के आगे बढ़ जाएगा और अपना टाइम मैनेज कर लेगा। टाइम इसी तरह से मैनेज होता है, टाइम मैनेज करने का और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बेसिक चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती हैं तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज होगा। छोटे छोटे इजी क्वेश्चन टाइम मैनेज करते हैं, अभी इसी कैलेंडर में कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही देखो ध्यान देना, 31 दिन जिस भी महीने में होते हैं विषम दिनों की संख्या 3 होती है, और जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और आपको फरवरी के महीने में जरा ध्यान देना, जैसे फरवरी की महीने की अगर मैं बात करता हूं, जो फरवरी का महीना 28 जाएगा 28 दिनों का होगा, जो फरवरी का महीना आपका 28 दिनों का होगा, विषम दिनों की संख्या 0, क्योंकि 28 आपका 7 से पूरी बार डिवाइड हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो विषम दिनों की संख्या 0। और जो फरवरी का महीना आपका 29 दिनों का जाएगा उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, ये हमेशा याद रखना। यही अपवाद है, इसके अलावा कोई अपवाद नहीं है इस मंथ में। आपका मंथ में क्या करना है, 31 दिन 3 विषम दिनों की संख्या, 30 दिन 2 विषम दिनों की संख्या। और फरवरी का महीना ऐसा है, अगर 28 दिनों का फरवरी है तो 0 और 29 दिनों का फरवरी है तो 1 दिन। ठीक, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। जिसको भी समझ में जहां पे नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो आपके दिनों के बारे में जानकारी थी, दिनों में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज और क्लियर कराते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान देना, साधारण वर्ष और अधिवर्ष में अगर हमने जानना है, ठीक है, अगर यहां पर साधारण वर्ष की बात करें तो मैंने बताया था, अगर जैसे आपका 2003 आ गया, 2007 आ गया और आपका 1993 आ गया, और यहीं पर अधिवर्ष की बात करूंगा 1996 हो जाएगा, 1944 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2000 आपका 4 हो जाएगा। साधारण वर्ष और अधिवर्ष में अगर दोनों में मैं कंपेरिजन करूंगा तो क्या होता है, जिसको 4 के विभाज्यता का नियम पता होगा, 4 के विभाज्यता का नियम जिसको पता होगा वो और आसानी से काम कर सकता है। क्यों, 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 नंबर पूरी बार डिवाइड होनी चाहिए। जहां 4 से लास्ट के 2 नंबर पूरी बार डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल नहीं होता है। जो भी वर्ष आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा वो सामान्य साल, जो वर्ष आपका 4 से डिवाइड, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गया, आपका क्या हो जाएगा, अधिवर्ष, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 03 4 से डिवाइड नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य साल हो जाएगा। 07 4 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, सामान्य साल हो जाएगा। 93 4 से डिवाइड नहीं होता है तो आपका सामान्य साल। 96 4 से डिवाइड होता है तो आपका अधिवर्ष। 44 4 से डिवाइड होता है तो आपका क्या आ जाएगा, अधिवर्ष। और 04 4 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा, आपका अधिवर्ष हो जाएगा। ये चीजें तो आपको पता चल गई हैं, लेकिन इसी में शताब्दी वर्ष आता है, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। शताब्दी वर्ष में क्या दिक्कत होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष होता क्या है भाई, इसको जरा ध्यान देना। शताब्दी वर्ष वह साल होता है जिसमें लास्ट के 2 अंक 0 होते हैं, या जिसे हम कहेंगे जो 100 के मल्टीपल में रहेगा। जो भी साल 100 के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है, 100 के गुणज में रहेगा, वो आपका शताब्दी वर्ष होता है। और जो आपका 100 के गुणज में नहीं होता है वो एक नॉर्मल वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष में क्या होता है इधर ध्यान देना भाई। देखो जैसे 1900, 2000, 2100, 1500, 1600, ये आपके सब क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। अब यहां दिक्कत होती है, आपको यह भी पता होगा 4 की टेबल क्या कहती है, 4 के विभाज्यता का नियम कहता है जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे वह संख्या भी 4 से पूरी बार डिवाइड होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर में शताब्दी वर्ष को अगर आपको कंफर्म करना है शताब्दी वर्ष कौन सा रहेगा, तो इस केस में आपको हमेशा 400 से डिवाइड करना होता है। कितने से डिवाइड करना होता है, 400 से डिवाइड करना होता है। जैसे पहली संख्या को 400 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 4 से पूरी बार डिवाइड हो गया। अगर 4 से 16 को भाग देते हो तो 4 से पूरी बार डिवाइड होता है, आपका शेषफल कुछ नहीं बचता है,
जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान देना जरा। 4 चौको 16, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दिया, शेषफल कुछ बचा नहीं बचा। अगर शेषफल कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा आपके सेंचुरी या शताब्दी साल हो जाएगा। और एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। 1900 लिया हमने, देखो भाई 400 से डिवाइड किया हमने, 4 चौको 16, कितना बचा 300 बचा। अब आपको बताया 400 से 300 डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 300। शेषफल अगर 300 आएगा तो ये आपका क्या होगा, कौन सा वर्ष नहीं होगा, ये आपका अधिवर्ष लीप ईयर नहीं होगा, ये आपका कौन सा वर्ष हो जाएगा, फिर सामान्य वर्ष हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये सामान्य वर्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया, अधिवर्ष हो गया भाई। क्लियर? अगर किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका तो शताब्दी वर्ष। कैसे हम शताब्दी वर्ष को पहचानते हैं कि हमारा ये सामान्य वर्ष होता है या अधिवर्ष होता है, उसको हमेशा 400 से डिवाइड कीजिए। 400 से अगर पूरी बार डिवाइड हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और 400 से पूरी बार डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारे सामान्य शताब्दी वर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो आपने ये भी जाना होगा कि आजकल कैलेंडर का चैप्टर कोडिंग से बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मंत्र कोड, महीने के जो कोड होते हैं कैसे होते हैं, इधर देख लेना भाई। मैं छोटे में लिखूंगा, ध्यान देना। मंथ कोड की मैंने बात की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। अब इनका कोड क्या होता है, इधर ध्यान देना। 733, जनवरी फरवरी मार्च 733, अप्रैल मई जून 614, 733614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 735। ध्यान देना आप लोग, देखो जनवरी फरवरी मार्च 733, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 735। ठीक, याद करने का फोन नंबर तो हर कोई याद कर लेता है, बस इसमें उसमें 10 नंबर होते हैं, इसमें 12 नंबर है। इसमें और सुविधा क्या है वो चीज ध्यान देना। जिसको जनवरी फरवरी मार्च का कोड याद होगा, पहले ये तीन जिसको याद हो गए उसमें 2 जोड़ देना और लास्ट का कोड आपको याद हो जाएगा 3 मंथ का। कैसे देखो, जनवरी फरवरी मार्च का 733 है, स्टार्टिंग का नॉर्मली हर कोई याद करता है, बनाते रहेगा तो याद कर लेता है। 733 अगर होगा तो लास्ट के 3 महीने प्लस 2 कर दिया, 735 हो गया। देखो कितना आसान हो गया। 733 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरे पास, 735। तो 6 महीने के कोड सीधे सीधे याद हो गए, ना आपको कुछ ज्यादा ट्रिक लगानी है ना कुछ करना है। जनवरी फरवरी मार्च 733 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 735। ऐसे ही अप्रैल मई जून, इन तीनों का कोड देखिए भाई, 600 कितना है, 14 है। अगर आपने 614 में 11 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना आसान सा है। देखो 733 में 2 जोड़ोगे तो 735 और 614 में 11 जोड़ोगे तो 625। इसके अलावा कुछ नहीं है। 6 कोड याद हो गए तो इतना थोड़ा सा लॉजिक लगाना, पहले के 3 में 2 जोड़ देना है तो लास्ट के 3 निकल जाएंगे, बाद के 3 में 11 जोड़ देना है तो उसके बाद के 3 निकल जाएंगे, बस आंसर निकल जाता है।
ठीक है, वरना ये फोन नंबर धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, ये था आपका मंथ कोड, ये थे आपके मंथ कोड। इसी में ध्यान देना भाई, ये तो सामान्य वर्ष के लिए थे, सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर। इसी में दो कोड चेंज हो जाते हैं जब मेरा अधिवर्ष आता है या लीप ईयर आता है। जब मेरा अधिवर्ष या लीप ईयर आता है तब ये दो कोड चेंज हो जाते हैं, एक एक कम हो जाता है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सभी कोड सेम रहते हैं अधिवर्ष में भी। सामान्य वर्ष में जो कोड रहेंगे वही कोड अधिवर्ष में रहेंगे, बस अधिवर्ष में आपका जनवरी फरवरी का जो कोड होगा एक एक दिन कम हो जाएगा और सब सेम ही रहता है। ठीक, ये आपका मंथ कोड था सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। उसके बाद शताब्दी कोड, सेंचुरी, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड मतलब जो शताब्दी वर्ष आपका क्या होता है, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये आपका क्या होता है, सेंचुरी कोड होता है। क्या होता है, शताब्दी कोड होता है। इसको याद करना तो सबसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इस तरह के कोई भी कोड दे देंगे, सेंचुरी कोड हमेशा 4 साल के 400 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शताब्दी ईयर का जो कोड होता है हमेशा 400 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे 1600 का 4 होता है, सॉरी 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है और 1900 का 0 होता है। क्या कहा मैंने, शताब्दी कोड 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। कुल मिला के इसमें कुछ नहीं करना है आपने, जो भी शताब्दी ईयर आपका अधिवर्ष या लीप ईयर होता है, जो भी शताब्दी वर्ष आपका अधिवर्ष या लीप ईयर होता है, उसका कोड अगर आपको याद है तो उसके बाद के 3 ईयर का कोड आधा आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे 2001 आपका अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है, 2000 का कोड अगर 6 है तो उसमें 6 में 2 माइनस किया 4, 4 में 2 माइनस किया 2, 2 में 2 माइनस किया 0। बस क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा है। आप लोग इतना ध्यान देना दिमाग में कि जो भी मेरा शताब्दी वर्ष होगा उसमें जो भी मेरा शताब्दी वर्ष में जो भी मेरा लीप ईयर होगा उसका कोड हमेशा 6 होना है। जैसे 1600 आपका शताब्दी वर्ष है, अधिवर्ष है या नहीं है, हाँ है, तो 1600 अगर आपका अधिवर्ष है तो उसका कोड अगर 6 है तो उसके नेक्स्ट शताब्दी ईयर का कोड कितना, 4, उसके नेक्स्ट शताब्दी ईयर का कोड कितना, 2, उसके नेक्स्ट शताब्दी ईयर का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल में बात करता हूं, 1936 आपको पूछ दिया, 1936, तो इसमें कहोगे, इसमें कहेगा कि ये कौन सा शताब्दी वर्ष है, या आप लोग का कौन सा शताब्दी वर्ष है, तो आप लोग कहोगे सर ये 1900 शताब्दी है, मतलब कौन सी सेंचुरी है, 19वीं सेंचुरी है, 1900 शताब्दी है, और इसमें साल कितने हो चुके हैं, 36 साल हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल 1841 एक आपको सन दे दिया, ये सन दे दिया, वर्ष दे दिया 1841, ये कौन सा शताब्दी है, तो आप बोल के सर ये 1800 शताब्दी है, प्लस इसमें 41 साल हो चुके हैं। 18वीं शताब्दी में कितने साल हो गए, 41 साल हो गए, तभी तो इसको 1841 लिखा हमने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1800वीं शताब्दी हो जाएगी। ये था आपका शताब्दी कोड। ठीक, इसको नोट भी करते रहिएगा। इससे आगे हम चलते हैं, देखना भाई, अब तो देखो मंथ कोड मेरे पास आ गया, शताब्दी कोड मेरे पास आ गया, अब दिनों का कोड होता है। दिनों का कोड मतलब सबसे पहले संडे, रविवार, संडे, उसके बाद आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। रविवार को 0 लिखना है, सोमवार को 1 लिखना है, मंगल को 2, बुध को 3, बीपे को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 लिख देना है। बस इतना ही काम करना है। ये तो आपको याद भी नहीं करना है। ये कैसे आता है मैं अभी आप लोग को बताता हूं कैसे कैसे होता है। तो ये चीजें थी, आपको ये नोट करना है। मंथ कोड क्या होता है इसके बारे में नोट करना है। उसके बाद शताब्दी कोड क्या होता है इसके बारे में नोट करना है। उसके बाद क्या दिनों का कोड क्या होता है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको जरा ध्यान देना, फॉलो करना। ये इसका आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे कैसे होता है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, आगे जरा ध्यान देना। ये कोड आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं जब फॉर्मूला लिखाऊंगा उसमें मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें आप लोग को ये चीजें पता होनी। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। जिसका नहीं आता है पहले मैं बताऊंगा। ये कोड मतलब हर किसी को याद रहने चाहिए, इतना ध्यान देना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देना। देखो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 जनवरी 15 जनवरी को अगर सोमवार है, मुझे पता नहीं है कौन सा वार है, मैं तो ऐसे ही अपने मन से बना दे रहा हूं कि सोमवार है, कहते रहो। ठीक है, कंफर्म एक बता कि 15 जनवरी। इसमें सन ना दे कोई दिक्कत नहीं है, ईयर ना दे उससे भी दिक्कत नहीं है मुझे। उसने कह दिया 15 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि आपका 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा। 15 जनवरी को अगर सोमवार है तो 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा। ये सेम उसी साल का होता है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। काफी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सारे लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देता है तो हमेशा ये सामान्य ईयर में चलता है, ध्यान देना। लीप ईयर में जब लीप ईयर की वो बात तो क्वेश्चन में कहेगा नहीं, तब तक आप लोगों ने इसको सामान्य साल मान के ही काम करना है। ठीक, तो देखो जनवरी अगर सोमवार है 15 जनवरी को, 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब आप लोग क्या करोगे, या काउंट करोगे या ऐसी कुछ चीजें करोगे, या फिर मैं क्या करूंगा तरीके अपने अपने आपको बताता हूँ, ध्यान देना। पहले एकदम बेसिक देखो क्या करते थे। 15 जनवरी को हम 31 से माइनस करेंगे, कितना बचा हमारे पास 16। इसका मतलब जनवरी में कितने दिन और बच गए हमारे पास, 16 दिन और बचे। प्लस फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। फरवरी सामान्य साल में 28 जाती है, तो मैंने अभी 0 लिखाया था आपको। फरवरी में 0 विषम दिन हो गए। मार्च में जिस हर महीने के विषम दिनों की संख्या को लिखते हैं, मार्च के महीने में कितने विषम दिन होते हैं भाई, 3। अप्रैल में कितने होते हैं, 2। मई में कितने आएंगे, 3। जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर के महीने में 5 तारीख खुद बोल रहा है, तो दिसंबर के महीने का जो 15 है उसको मैं आगे नोट कर लेता हूं, ध्यान देना। ये सब महीनों के क्या हो गए, विषम दिनों की संख्या। जो हम पहले एकदम बेसिक जानते थे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते थे। पहले हम सब महीनों के विषम दिनों की संख्या को लिख लेते थे, और विषम दिनों की संख्या को लिखने के बाद क्या करते थे, डिवाइडेड बाई 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में दिनों की संख्या आएगी उसको हमेशा 7 से डिवाइड करना है। हमेशा याद रखना, कैलेंडर के चैप्टर में जहां भी दिनों की संख्या आएगी वहां हमेशा कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक, तो ये था। इससे हम आगे चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 15 30, 31 31 और 3 कितना हो गया भाई मेरे पास, 34 34 और 2 36 36 और 3 39 41 3 44 44 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 47 48 49 49 और 3 कितना हो गया, 52 53 54 54/7। तो इसमें रिमाइंडर कितना रहेगा मेरे पास, 5। तो विषम दिन क्या करेंगे, सोमवार में 5 ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। तो इसमें कितना कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार। ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला था। लेकिन अब यहां से देखो जनवरी का महीना, ध्यान देना जरा। जनवरी के महीने में जनवरी का कोड कितना है, इसको नोट कर लेना। और जनवरी का कोड कितना है भाई, यहाँ पे जनवरी का कोड 7 है, और दिसंबर का कोड कितना है यहाँ पे, 5 है।
कुछ नहीं करना, आसान सा तरीका, ये तो आपका बेसिक था, आसान तरीका देखो। जनवरी का कोड 7, दिसंबर का कोड 5, 7 में से कितना कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है, तो दिन सोमवार था, सोमवार में से 2 कम करो, क्या हो जाएगा, शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। तो 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे होता क्या है। ठीक है, थैंक यू।